पत्थर जमाना साहब हुआ है। बट एक चीज़ है जो कि आप लोग मुझे भी दे सकते हैं, खुशी, इस पेपर को पास करने की खुशी। दूसरी वाली खुशी नहीं, वो शायद आप कभी भी ना दे पाए मुझे। जी, तो फिर पढ़ के आए आप लोग? बुक ही नहीं है। वो कह रहे हैं वो तो हमारे पास खुद नहीं है खुशी। अच्छी बात नहीं है, वरना दुख बहुत होता। हर खुशी के साथ एक दुख अटैच होता। हर खुशी अपने साथ एक गमी लाजमी लेकर आती है। प्रॉफिट के साथ वाकई में लॉस आता है। रिवॉर्ड के साथ रिस्क लाजमी आता है। तो हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी चीज़ भी साथ अटैच है। वो आपने देखा होगा सिंबल कुछ ऐसे करके है, पता नहीं किसका है ये नहीं पता, मगर कुछ ऐसे करके है वो सिंबल। एक देखा है? हाँ, एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है। वाइट के अंदर ब्लैक से मुराद है कि हर अच्छाई में बुराई छुपी हुई है, और ब्लैक के अंदर वाइट से मुराद है कि हर बुराई में एक अच्छाई छुपी हुई है। तो हर राइजिंग फेज के साथ एक डिक्लाइनिंग फेज अटैच्ड है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जी, तो आपसे कहा था कि 3.3 से पहले पहले माशाल्लाह माशाल्लाह। ये किसकी राइटिंग है भाई? किसकी राइटिंग है? सीए में क्या कर रहे हो? मतलब इतनी अच्छी राइटिंग वाले हम लोग डिजर्व नहीं करते। तो 3.3 से पहले पहले पढ़ के आए आप लोग। शक्लें बता रही हैं कि सारे पढ़ आए हैं, है ना? लग रहा है मुझे। क्या मसले मसाइल निकले हैं 3.3 से पहले पहले? आपसे मैंने कहा था आपने पर पेज एरर्स, मसले, गलतियां, कंफ्यूजन्स निकाल कर आनी। आज हमारे पास खुला टाइम है आपके सवालों को लेने का। अब बैठे बैठे जज्बाती होकर सवाल निकालने की कोशिश नहीं करनी, जो वाकई में निकाल के आए वो बताइएगा। क्या बाउंस बॉन्ड्स? हाँ, कोई बात नहीं। 3.1, 3.2, 2.1, 2.2, 1.1, 1.2 फर्स्ट पेज से लेके 8वें पेज तक कोई सवाल है तो मौसलाम, कोई सवाल है तो मुझे बताइए। जी, क्या सारे एक ही बस के ट्रैवलर्स हैं? क्या कोई भी नहीं पढ़ के आया? क्या सिर्फ अकेला मैं ही जज्बाती हूँ? ऐसा ना करें, पता है, अपने साथ जुल्म ना करें, अपने साथ जुल्म ना किया करें, क्योंकि एट द एंड करना आप ही नहीं है। आज मैं आपसे खड़े होकर पूछ रहा हूँ कि भाई कोई सवाल है तो मुझे बता दें, और आप लोग नहीं बता रहे हैं। जब आप पूछेंगे मेरा जवाब ना आया, फिर आप लोगों ने तंग होना। हर अच्छाई में एक, आज ये मैं हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ मगर आप लोग नहीं बता रहे हैं। कल को आप पूछेंगे और मैं नहीं बताऊंगा। जी बताइए बताइए, कोई सवाल? 3.1, 2.1 फर्स्ट पेज से लेके, हाँ जब पढ़ेंगे तो सवाल कहाँ से होगा? भाई ने बैठे बैठे एक चीज निकाल ली, उन्होंने कहा मैं तो अपने बिस्से से बचूं ना। अच्छा बताओ क्या सवाल है? टर्म्स ऑफ लोन एक मेरे पास सवाल है मेरे नोट्स का। एक सवाल फाइनली हमारे पास आ गया जिसने हमारा टैबू तोड़ दिया। हाँ जी, टर्म्स ऑफ लोन के अंग्रेजी मुश्किल है या बात समझ नहीं आ रही है? बात समझ नहीं आ रही है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, पेज 7 डिफरेंस के अंदर टर्म्स ऑफ लोन का पॉइंट वो कहता है शॉर्ट टर्म लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनस्टेबल है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। टर्म्स ऑफ लोन आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। और दूसरी तरफ वो कहता है इंटरेस्ट रेट्स आर स्टेबल and the terms of loan offer flexibility such as prepayment options,
रीनेगोशिएशंस ऑफ इंटरेस्ट अपॉन इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट रेटिंग, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। देखो, जब आप किसी से उधार मांगते हो ना, तो हर कोई आपको अपनी पसंद का रेट देगा। ये भाई फर्ज करो ये पीछे एक बैंक ए है, आपको उधार चाहिए 10 महीनों के लिए, शॉर्ट टर्म पे आपको चाहिए। अब ये भी कहेगा यार 10 महीनों के लिए पैसे देने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो अपना फ़ायदा बढ़ाना है। तो वो इंटरेस्ट रेट कम लगाएगा या ज़्यादा लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा। साथ वाला शायद उससे मज़ीद ज़्यादा लगाए, ये वाले शायद इन दोनों के बीच में अपना कोई इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो शॉर्ट टर्म पे जब भी आप लोन लोगे ना, आपको इंटरेस्ट रेट एक तो फ्लेक्सिबल मिलेगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ दे रहा होगा, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म से क्या होगा? कम, ज़्यादा। लॉन्ग टर्म से क्या होगा? हमेशा ज़्यादा। टर्म्स एंड कंडीशंस शॉर्ट टर्म लोन की जो शर्तें वो तय करते हैं आपके साथ, वो भी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। लॉन्ग टर्म लोन जब आप लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक कहता है कि भाई ये लोन अगले 5 सालों के लिए है, और उसने अपने 5 साल तक अपना वो पैसा ब्लॉक कर लिया है। तो नॉर्मली उसने आपसे कमाना है सिर्फ 10 महीनों के लिए नहीं, बल्कि 5 सालों के लिए। उसमें वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, और उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़रा मुनासिब सा होता है, ताकि एकदम से मेरा कस्टमर जो मेरे पास लोन लेने के लिए आया वो डर के भाग ही ना जाए। मगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि वो कहता है कि यार मेरा पास पैसा है, अभी थोड़े टाइम के लिए देने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे तो अपना फ़ायदा मैक्सिमम करना है। तो उस मैक्सिमम करने के चक्करों में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। मगर लॉन्ग टर्म में उसको पता है कि मेरा पैसा अगले 5 साल तक, 3 साल तक बाउंड है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम कम भी कमाऊँगा, तो उतना ज़रूर कमा लूँगा जितना मुझे ज़रूरत है। तो उस केस में वो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करता है आपसे? कम। हाँ, 5 साल में तो उस पैसे से बहुत कमा सकते हैं। हाँ, मगर मसला ये है कि 5 साल में देखो, मुझे लोन चाहिए 5 सालों के लिए। अब अगर एक बैंक ज़्यादा रेट पे मुझे लोन देगा तो क्या मैं उसके पास जाऊँगा? नहीं। मार्केट में कंपटीशन भी तो चल रहा है, सिर्फ बैंक एक अकेले आप तो नहीं हो। अगर आप फैसल बैंक हो और ये MCB हैं, तो आपके पास आपने कहा 12% पर मैं आपको पैसे दूंगा 5 लाख। मैंने कहा नहीं यार ये ज़्यादा है। मैंने इनको अप्रोच किया, इन्होंने कहा सर 11% भी ले लें हमसे, तो डेफिनेटली ये मुझे घेरा डाल देंगे। तो लॉन्ग टर्म में अक्सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ना, वो मार्केट रेट चल रहा होता है, यानी कि तकरीबन हर बैंक का एक जैसा ही रेट होता है, ताकि कस्टमर किसी के पास भी जाके उससे कोई भी सामान कोई भी पैसा ख़रीद ले। और दूसरों को काटने के चक्करों में वो अपना इंटरेस्ट रेट गिराते भी नहीं है। उनको पता है दुनिया छोटी सी है, लोगों ने आना है, हमारे पास ही आना है, और पैसा भी हमसे लेना। हाँ, ये जो लॉन्ग टर्म लोन होता है, इसकी जो लाइफ है इससे लेकर 30 साल तक होती है, तो क्या बिजनेस की लाइफ भी इतनी होती है? ये तो बस आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म लोन मैक्सिमम 30 साल, ये मैक्सिमम 30 साल नहीं है, ये आपको एक फिगर दी है 30 सालों की। 100 साल भी हो सकता है, 100 साल भी होती है। लीज एग्रीमेंट 100 साल के होते हैं, पता है? मैक्सिमम आ रहा है MCQs के हवाले से। तो किताबी नॉलेज के मुताबिक 30 का रहा, वो किताबी नॉलेज है। लीज जो होती है वो 99 साल की होती है। ये जो आपकी मोटरवे लीज पे दी गई थी, वो गालिबन 99 साल की लीज पे दी हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म है ना। अब 100 साल तक, हाँ 100 साल तक अब किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक फिगर रख दी है। उनके लिए लॉन्ग टर्म है, जब 30 साल के आसपास पहुंचेंगे फिर से बढ़ा लेंगे, कोई पूछने वाला तो है नहीं उनको जी। तो सर इंटरेस्ट रेट्स आर अनस्टेबल एंड आर वनरेबल, ये जल्दी से सुनो, ये जल्दी से चेंज हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, मगर लॉन्ग टर्म में क्या है, ये स्टेबल है और इतनी जल्दी उसमें चेंज नहीं आता। टर्म्स ऑफ लोन आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, ये रिजिड होते हैं, और उस तरफ थोड़े से कस्टमर की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, ताकि कस्टमर को लूज ना करें। डन जी। सवाल 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 क्या बता दूं? बॉन्ड्स के बारे में क्या? ये क्या है? अभी कल तो बताया इतना सारा। प्राइस बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड्स
प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट वाला जी गवर्नमेंट लेने हैं। नहीं पता तो होना। जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, यूज हो रहा है ना आगे वाले चैप्टर्स में। सुन लो, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है और उसको पैसे आवाम से चाहिए, तो एक तो ऑप्शन उसके पास होती है टैक्स ले ले, और एक उसके पास ऑप्शन होती है कि वो प्राइस बॉन्ड इशू करें। प्राइस बॉन्ड वो रखवाते हैं बैंकों के पास और उसकी एक सीरियल नंबर चलती है। फिर प्राइस बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वो बॉन्ड आप जाके बैंक से परचेज करते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। 750 वाला बॉन्ड, 300 वाला बॉन्ड, 5000 रुपये वाला बॉन्ड, 1200 वाला बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड आपने परचेज कर दी, फिर वो एक या दो बॉन्ड इशू नहीं करते, वो आपको पूरी सीरियल इशू करते हैं। यानी कि 100 बॉन्ड की कॉपी, 50 बॉन्ड की कॉपी, वो पूरे एक सीरियल नंबर में होते हैं, वो आपको इशू कर देते हैं, आपको बेच देते हैं। कौन? बैंक। आप वो बॉन्ड लेके घर आ गए, फिर गालिबन हर साल उसके ऊपर या हर 6 महीने के बाद शायद उसकी करारंदाजी होती है। वो लॉटरी नहीं होती जिस तरह, वो चलाते हैं और पहले इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, पांचवा इनाम, छठा इनाम एंड सो ऑन, वो एक लिस्ट आ जाती है। फिर आप देखते हैं कि क्या मेरा बॉन्ड लगा, क्या उसका सीरियल नंबर मैच हुआ या मैच नहीं हुआ। अगर तो लग जाता है तो आप वो बॉन्ड के इवज़ जो पैसा है वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपका पैसा है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर नहीं लगा तो ना सही, नेक्स्ट टाइम से। लेट से आपने बॉन्ड लिए थे 10 साल तक, और अगर 10 साल में आपका जैक नहीं लगा, लॉटरी नहीं लगी, तो आप 10 साल के बाद या कभी भी वो बॉन्ड बैंक को वापस दे के अपने दिए हुए पैसे वापस ले सकते हैं। ये असल में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए होता है। ये असल में पैसा जनरेट करने के लिए होता है और ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए भी होता है। जी, लोगों से पैसा गवर्नमेंट की तरफ आ जाए। हाँ, अगर आपने कहा 10 साल या कभी भी, इसका मतलब 10 साल से पहले भी हमारा दिल करे तो जाकर लगा होगा। कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल से एक मिनिमम पीरियड शायद 2 साल का होता है, मेरा ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, एक दफ़ा चेक करने वाली बात है। यही है कि आवाम के हाथों से पैसा मेजर पर्पज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट को एमरजेंसी बेस पे पैसा चाहिए और आवाम से चाहिए तो वो ये इशू करती है प्राइस बॉन्ड, जो आवाम बड़े शौक से ख़रीदती है कि उनकी लॉटरी लग जाएगी और उनको एकदम से करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। और लोगों को होता भी है जनाब। इससे तो उल्टा नुकसान नहीं होगा उसको। किसको नुकसान? गवर्नमेंट क्या नुकसान? प्राइस बॉन्ड भी लेता है 5-15 असल में प्राइस बॉन्ड लेने वाले भी तो बहुत सारे हैं, सिर्फ एक आधा बंदा था थोड़ी है। अगर 10 लोगों ने लिया है और एक का जैक निकल आया और वो जैक उन 10 बंदों के दिए हुए पैसों में से एक 20% का शेयर है, तो गवर्नमेंट को अभी भी फ़ायदा है। तो जो बाकी 9 लोगों को पैसे रिटर्न भी तो करते तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही, गवर्नमेंट तो कमाना है फ़ाइन से, पेनल्टी से, टैक्स से, इस तरह के बॉन्ड इशू करके। तो गवर्नमेंट तो कमाने के लिए बैठी हुई है और आप उनको देने के लिए बैठे हैं। आपस की बात है, ये नहीं लेने चाहिए, पैसों का नुकसान है। आपके पैसे आपने एक जगह पे लगा दिए हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं ये पैसा मेरा कब ग्रो करेगा। इससे अच्छा है कि आप उसी पैसे की कोई गाड़ी खरीद लें, कोई बाइक खरीद लें, कम से कम वो पैसा आपके इस्तेमाल में तो आए। आपने वो पैसा मतलब आपने वो पैसा एक जगह पे बाउंड कर दिया और अब वो पैसा किसी काम का नहीं है, और अगर नहीं निकलता तो फिर जो आपको पैसा वापस मिलेगा 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, उस पैसों की वो कदर नहीं होगी। उस वक्त आप उस पैसे से कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। तो बेटर है कि जो हाथ में है उसको उसी वक्त कंज्यूम कर लें, क्योंकि आगे की महंगाई आपको शायद वो पैसे की कदर वापस ना ला के दे। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास पैसे हों, नहीं आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं, सवाल को चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करता हूँ। 2 लोग हैं, एक ए और एक बी। ए के पास 1 लाख रुपया, बी के पास भी 1 लाख रुपया। इन दोनों को बाइक चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है इनके पास? नहीं, ऑप्शंस बाइक खरीदने के ऑप्शंस क्या क्या हैं? या तो वो कैश दे के बाइक खरीद लें या बाइक किस्तों पे ले लें और किस्तें बार बार वो पे करते जाएं।
मुझे बताइए आजकल के दौर में रहते हुए अच्छी ऑप्शन कौन सी है? इंस्टॉलमेंट वाली, क्योंकि बाइक महंगी हो जाएगी फिर बाद में। इंस्टॉलमेंट वाली। अगर आप 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे बाइक ले लें तो जो पैसा आप उसको 5 साल के बाद पूरा पे कर रहे हैं, क्या उस पैसे की वो कदर उस वक्त रहेगी? नहीं। मगर क्या आपको अभी बाइक मिल गई, क्या पैसा भी आपके पास बच गया? तो अच्छी ऑप्शन नहीं, पैसा भी बच गया, चीज़ भी आ गई, सामान भी बन गया। आजकल का दौर इस तरफ जा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पे, ऑपरेटिंग लीज पे, फाइनेंस लीज पे जा रहा है जी। वापस आते हैं इस दुनिया में, क्या सवाल हैं, क्या मसले हैं? एक सवाल यहाँ से घूम रहा था। हाँ, डिसएडवांटेजेस में बॉन्ड्स के क्रेडिट वर्थिनेस के पॉइंट बार एक्सप्लेन। क्रेडिट वर्दिनेस, क्रेडिट वर्दिनेस कहते हैं, लिखा गया हुआ पेज नंबर क्या है? कहाँ लिखा हुआ है पॉइंट 6 पे? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड की। वो कहता है जब भी आप किसी को लोन देने लगें तो पहले चेक कर लें कि क्या वो इतना वर्दी है कि वो आपका लोन वापस कर भी देगा। याद है पैकरा? एक दफ़ा उनसे चेक कर लें कि क्या इनकी क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी है या नहीं है, और इसकी चेकिंग के अंदर टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, तो वो एक उसका नुकसान तो है। फिर अगर आपने किसी ऐसी कंपनी को लोन दे दिया जो कि इतनी क्रेडिट वर्दी नहीं है, तो बड़ा से बड़ा रिस्क क्या होगा? पैसा आपका डूब जाएगा। तो ये रिस्क तो हर जगह पे मौजूद है, चाहे कंपनी कोई भी हो। किसी भी टाइम पे बंद होके वो अगर वल्नरेबल ना रहे, किसी भी टाइम पे बंद होके आपका पैसा डुबा सकती है। मगर याद होगा आपको, अगर कंपनी डूब जाए तो सबसे पहले रिकवरी कौन करेगा? डेट वाले। उसके बाद बारी किसकी आएगी? इक्विटी वालों की। हाँ जी, चलिए फिर आगे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो तो। अरे वो एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी पूछें। ये फिनांस लीज पे जब हम एट द एंड हम उसे खरीद भी सकते हैं, बाय कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो जो पेमेंट उसे अदा करेंगे 4 साल के अगर लीज का वादा हुआ है, जब हम उसे बाय करेंगे तो वो पैसे कट जाएंगे। पैसे कटेगा। शुरू में आपको मिलता है राइट ऑफ यूज़, यानी कि इस्तेमाल करने का हक। फिर वो कहता है कि आप अगले 5 साल के बाद अगर आपने ख़रीदना हो तो हम आपसे इतने पैसे लेंगे। वो पैसे उस मार्केट रेट से भी क्या होते हैं? कम। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीमेंट तो पिछले 5 साल से चला आ रहा है और आपने वो एसेट बाकायदा इस्तेमाल किया हुआ है। अब अगर कोई नई पार्टी भी आएगी ना उसको परचेज़ करने के लिए, तो शायद वो परचेज़ ना करे। क्यों? वो एसेट आपके पास यूज़ में काफ़ी टाइम तक रहा है। तो पहला राइट किसका है? अच्छा, इसका एक एडवांटेज आपने बताया कि इसमें चेंजिंग जो है, वो चेंजिंग का जो खर्चा होगा वो जिसको नजदीक फाइनेंस लीज में जो खर्चा होगा वो बायर का होगा, बायर का और ऑपरेटिंग लीज में खर्चा होगा लीजर सेलर का होगा या लेसर का होगा। गीजर नहीं है वो, लेसर है। ऐसा मुमकिन है कि बंदा पहले 5 साल से वो ऑपरेटिंग लीज पे रहे, एंड पे मुझे मैंने खरीदी। हाँ, ये चेंज हो जाती है। ऑपरेटिंग को फाइनेंस और फाइनेंस को ऑपरेटिंग बनाया जाता है, मगर ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन उसमें पैसे भी कटौती नहीं होगी ना यार। मैं कह रहा हूँ ना, वो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। IFRS 16, FR2, CAF 5, I2B में नहीं आएगा कि अगर ये हो गया वो हो गया, इसमें अकाउंटिंग शामिल नहीं है। हाँ, अगर बहुत शौक पड़ा तो वसीम साहब से पूछिएगा। हाँ जी, फाइनेंस लीज में अगर वो एंड पे चीज़ को बाय कर लेता है तो ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा, लेकिन गवर्नमेंट के कागज़ों में या लीगल ओनरशिप तो उसके पास ही होगी ना। फाइनेंस में फिर आप ओनरशिप समेत चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। जब आपने वो चीज़ बाय कर ली है, बाय से मुराद क्या है? अब आपकी हो गई है। जब आपकी होगी तो आपके नाम पे होनी चाहिए। डिसएडवांटेज में लिखा होता है लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द फाइनेंस कंपनी। हाँ, उस टाइम तक, जिस टाइम तक आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। जब हम उसे जब आप उसको बेच दोगे तब वो आपकी चीज़ है,
आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो बेचने के बाद है, बट अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें अभी तक उसने बेचा नहीं है। वो फाइनेंस लीज़ की बात कर रहा है, लीज़ के बाद बाय हो रहा है जी। कोई और सवाल? आप लोग इतने अच्छे तो हैं नहीं। आगे चलते हैं, आए पेज 8 पे। पेज 8 पे आ जाए, इक्विटी फाइनेंसिंग। मैंने सुबह आपके लिए कुछ तलाश कर रहा था। असल में आजकल मैं आपके लिए ही, जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं आपके लिए यूट्यूब पे पहुंच जाता हूँ कि कुछ आपको ऐसा मिल जाए जो कि आपके लिए रोमांचक हो, शशके वाला हो, और आप उस कार्टून को देख के चीज़ों को ज़रा अच्छे से समझ सकें। मुझे इसका कुछ मिला था, मगर उन्होंने एक टर्म्स कुछ ऐसी यूज़ की जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैंने उसको ज़ाया कर दिया। बट अनकरीब ना मैं कुछ वीडियोस शेयर करूँगा, तलाश में हूँ मैं, जो कि आपको ओवरऑल चैप्टर बाय चैप्टर कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएंगी। क्लास में भी प्ले की जा सकती हैं और वो आपको अलग से भी दी जा सकती हैं। सर इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? क्योंकि इस लेवल पे ना आप बहुत ही ज़्यादा रॉ हैं, आप में सीखने की तलब है, आगे जाके वो तलब जवाब दे जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आपका दिमाग बनाना ज़रूरी है। सर इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, इससे बारे में मज़ीद बहकूँ। इक्विटी फाइनेंसिंग इज़ आपका या कंपनी का अपना ज़ाती पैसा। इक्विटी क्या है? ओनर्स, मैं भी कुछ यहाँ पे लिखा क्यों नहीं हुआ, बोरोड फंड और ओनर्स फंड नहीं लिखा हुआ। तो इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? कंपनी का अपना ज़ाती पैसा। कंपनी अपना ज़ाती पैसा 3 तरीके से या टेक्निकली 2 तरीके से कमा सकती है। एक तो अपने शेयर्स को इशू करे और उन शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसा है उससे अपना कारोबार करे। उस कारोबार को चलाने के बाद साल के एंड पे जो प्रॉफिट मिले उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया जाए। वो जो साल के एंड पे प्रॉफिट मिल रहा है वो कौन है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड तो वो है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, वो कंपनी का खर्चा है। डिविडेंड क्या है? कंपनी का एक खर्चा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देगी तो वो पैसों को माइनस करेगी, कैश फ्लो में वो चीज़ नेगेटिव में जाएगी। तो जो पैसे देने के बाद उनके पास पैसा बच गया, ये क्या है? आपकी रिटेन्ड अर्निंग। और मेन सोर्स क्या है? कंपनी पैसा जनरेट कैसे करती है शुरू में? बाय इशूइंग शेयर्स। और शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। आइए जरा, कंपनीज कैन गेट मनी नॉट जस्ट बाय बोरोइंग बट ऑल्सो बाय सेलिंग पार्ट्स ऑफ देमसेल्व्स। अपने हिस्से बेच के भी वो लोग कमा सकते हैं। वो हिस्से क्या कहलाते हैं? शेयर्स। और ये एक्ट क्या कहलाता है? इक्विटी फंडिंग। ये काम कैसे करता है? सेलिंग शेयर्स। द कंपनी सेल्स ओनरशिप पीसेस कॉल्ड शेयर्स टू पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट। जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको अपनी कंपनी की ओनरशिप राइट्स बेच देते हैं। दिस कैन बी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, और कंपनी क्या सिर्फ एक ही दफ़ा अपने शेयर्स को इशू करती है? नहीं, मल्टीपल टाइम्स इशू कर सकती है। तो जब फर्स्ट टाइम करेगी तो सारे इन्वेस्टर क्या होंगे? नए। और जब दोबारा कर रही है तो पुराने वाले भी बाय कर सकते हैं मज़ीद शेयर्स, और नए वाले भी मार्केट में आके बाय कर सकते हैं। तो इट कैन बी ओल्ड इन्वेस्टर ऑल्सो एंड इट कैन बी न्यू इन्वेस्टर। मजे की बात तो ये है, द कूल थिंग इज दैट कि इन्वेस्टर्स को अब आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। इंटरेस्ट किस में होता है? डेट फाइनेंसिंग के अंदर। बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में क्या था? इंटरेस्ट था।
मगर शेयर्स में इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो शेयर्स में क्या आता है फिर? आप अपने इन्वेस्टर को क्या देते हैं अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो? डिविडेंड। आप अपने इन्वेस्टर को क्या देते हैं? डिविडेंड। और डिबेंचर्स में क्या देते हैं? इंटरेस्ट। याद रखिएगा, डिबेंचर में क्या देंगे? इंटरेस्ट। और इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या देंगे उसको? डिविडेंड। These owners or shareholders also get a say in important decisions. अब ये जो लोग कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं वो क्यों बाय करेंगे? सिर्फ डिविडेंड के लिए? नहीं। जब उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, नाउ दे आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ कंपनी। और जब वो ओनर बन जाते हैं, अब उन्होंने काम भी करना है, मीटिंग्स में भी आएंगे, डिसीजंस के अंदर अपनी मन मर्जियाँ भी करेंगे, खाना पीना भी खाएंगे, आके एजीएम अटेंड करेंगे। द ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट अ से इन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। वो वोट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट मैटर्स। दिस इज़ गुड बिकॉज अब कंपनी के पास ज़्यादा लोग आएंगे अपनी ओपिनियंस लेके और ज़्यादा अच्छे फैसले वो कंपनी कर सकती है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा फैसला होगा। क्या हमेशा ऐसे ही होता है? जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें बहस होती है। हम लोग बहस कर पड़ते हैं जी खाना क्या खाना, तू बता, नहीं तू बता, नहीं तू बता, नहीं तू बता, नहीं फिर तू बता, फिर तू बता। एंड के ऊपर आधा घंटे के बाद फैसला होता है कि यार कुछ अंडे खा लेते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, अच्छी बात भी और बुरी बात भी, मगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें ओपिनियन आएगी और उन ओपिनियन को देखते हुए कंपनी एक अच्छा फैसला कर सकती है। Another way to use equity is by keeping some of the money the company makes instead of giving it all to the shareholders as dividend. जो पैसा आपने डिविडेंड को मतलब जो पैसा आपने डिविडेंड में निकाल दिया वो तो कंपनी के पास से चला गया, जो बाकी बच गया वो क्या? जो बाकी प्रॉफिट बच गया वो क्या? वो आपकी है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन, देखो नाम में लिखा हुआ है रिटेन, रख लिया, वापस रख लिया। क्या? अर्निंग्स। अर्निंग्स कहते हैं पैसे को, प्रॉफिट को। Equity refers to the owner's investment in the business और नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस और एक कॉमन। अच्छा, किताब में ना वर्ड शेयर को बार बार स्टॉक बोला हुआ है, तो शेयर होल्डर बोल रहे हैं या स्टॉक होल्डर बोल रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, ये एक ही वर्ड है। और ऑर्डिनरी को ये लोग बोलते हैं कॉमन। जो अमेरिकी है ना वो स्टॉक का वर्ड यूज़ करते हैं और ऑर्डिनरी को कॉमन कहते हैं। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वो बोलते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर। तो आपने इस चीज़ को लेकर कभी परेशान नहीं होना, ये एक ही बात है। वो प्रेफरेंस ही बोलते हैं। ले जनाब, अब पढ़ते हैं रिटेन अर्निंग को। आफ्टर अ कंपनी मेक्स मनी एंड पेज टैक्सेस एंड एनी प्रॉमिस्ड डिविडेंड्स, जब एक कंपनी पैसा कमा ले उस पैसे में से टैक्सेस को पे कर दे और उस पैसे में से डिविडेंड्स को भी माइनस कर दे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, जो बच गया वो क्या कहलाएगा? रिटेन। वो क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग। द कंपनी, अच्छा, दिस मनी इज लाइक अ सैक्रिफाइस बाय द ओनर्स। ये पैसा क्या है? सैक्रिफाइस। ओनर्स ने ये पैसा खुद नहीं लिया, कंपनी के लिए छोड़ दिया, उन्होंने वो पैसा सैक्रिफाइस कर दिया कंपनी के नाम पे कि अब तुम लोग इस कंपनी को इस पैसों से चलाओ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम बाय देमसेल्व्स दे लेट द कंपनी टू कीप इट एंड री इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक पेइंग ऑफ डेट और बाइंग न्यू स्टफ। इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉफिट बैक टू ओनर्स, कंपनी इस पैसे को बतौर ईंधन इस्तेमाल करती है, बतौर फ्यूल इस्तेमाल करती है कि वो कंपनी को दोबारा से पैसे कमा। देखो पैसा पैसा कमाता है, पैसा होगा तो आप पैसा जनरेट कर सकते हैं,
खींचता भी। आप तो माशाल्लाह से आज तक बिजनेस कहाँ तक पहुँच गया है? अभी पीक पे है दिसंबर है। अच्छा, आप इनमें से कौन से, अच्छा हाँ सच, इनमें से कौन सा लोन लेना पसंद करेंगे मार्केट ये में? 10 रुपए लोन की लेके- जरूरत ही नहीं है, ये 10 रुपए लेके पार्टनर मार्जिन के डिब्बे के साथ वो होता हमने कैपिटल बना दे दिया, हाँ, पार्टनर के साथ में ठीक है। आप ना टूथपिक साथ रखा करें आजकल ना, अंडे के साथ टूथपिक, ये भी है। बंदे के हाथ खराब ना हो। उन्हें पहने होते ग्लव्स, वो ग्लव्स उतारेगा, उसको ठंड लगेगी, उसको वैल्यू दें। वो टूथपिक आप 10 रुपये की भी एक बेच सकते हैं। ये भी है। जितनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कस्टमर उतना ज़्यादा आपको पे करेगा, अट्रैक्ट भी होगा, एक नई डाइवर्सिटी आएगी, नया तरीका है। नया तरीका आएगा। इसने पकड़ी हैं क्या चीज़? सोचा ऐसे पूनम के साथ कुछ भी क्यों द कंपनीज बोर्ड, अच्छा, और ढूंढे कोई फॉरेन कस्टमर, वो आपकी बनाएगा वीडियो, बिल्कुल फेमस हो जाएगा। फेमस हो जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा भाई मेरा स्लाइड पर डकी में- व्लॉग। रखिए भाई, इसका पति यार क्या है यार, मैं तुझे फेमस कर रहा हूँ और तू वो दाढ़ी और वो क्या उसने, बाल भी। तुमने भी करना है। नहीं, वापस आते हैं, वापस आए। Instead of giving it back to owners, a company can keep them to fuel its growth. The company's board of directors decide how much of the earnings should be reinvested versus to be given out as dividends. ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना डिविडेंड देना है और कितने पैसे बचाने हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स। Dividends are like bonus for owners. It's the company saying, hey, we made some extra money and here's your share. ये हमने पैसा कमाया है और ये रहा तुम्हारा हिस्सा, और आके ले लो जाओ। Owners can get this share in cash or more company stock. इस लाइन का जरा मुझे मतलब बताएंगे आप लोग? तो इस लाइन का मतलब बता दें मुझे। जिसने मुझे मतलब बता दिया उसको एक कप चाय। डिविडेंड से वो शेयर मोड ज्यादा शेयर भी खरीद सकते हैं। नहीं, कैश से और स्टॉक खरीद लिया तो वो कैश भी ले सकते हैं और उस कैश को लेकिन इन्वेस्ट कर और स्टॉक में सर, जैसे कि मजीद इन्वेस्टमेंट की जाती है या तो वो उसे उसके शेयर का डिविडेंड दे देंगे या उसे कहेंगे कि आपने और शेयर ले लें हमारे। चाय आपकी हुई। कंपनियां दो तरह से डिविडेंड देती हैं, या कैश में या इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। आपने कहा था कैश खरीद के, मतलब उसको कैश मिल के वो आगे से खरीद सकता है, नहीं। मैंने कहा कि वो कैश ले भी सकते हैं और कैश से और मतलब कि कैश से ना, उसके बाद कैश आएगा वो आगे खरीदेगा। ले आप ये बात कह रहे थे? ले सकता है नहीं, आपने कुछ और बोला था। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, मरजान भाई सुन लें, वैसे भी नहीं था। जिनके साथ आप बैठे हुए ना उनके तो फैन ही माशाल्लाह से वो। जिसका ये फैन ना अच्छा, आप में से बासिल का फैन कौन है? बासिल, मां से तो बेटा हाय। ले तो ये को आप लोग पढ़ते क्यों नहीं? बड़ी बड़ी पुरानी बात है, बासिल ने क्या किया? नहीं छोड़ दिया। बासिल ने कल क्या किया? बासिल ने क्या पहना है? वो देखते होते बैठ के। मुझे तो पता नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता। मैंने बता दिया। ये भाई बताएंगे बताओ यार। कितने साल का हो गया है? ये नहीं पता। इसकी दाई है। नौ हॉस्पिटल लगता तो है। अच्छा जी, सजीद नुमान भाई, चाय का कासिम भाई को बोलेगा कि 2 कप अरेंज करवा दें, एक इन भाई बहन के लिए और एक इन भाई के लिए। हाँ 2 बस। पहले मेरा कल बड़ा खर्चा हुआ है भाई, 2 TWO2, ये एक और एक 2। मैंने पूछा है, अब जिसका फैन ही ढकी भाई हो जी। एडवांटेजेस, ये पैसा कंपनी के पास रेडिली, ओ भाई आ जाओ वापस, ये कंपनी के पास जो पैसा है वो रेडिली क्या है? अवेलेबल। ये पैसा उसी का ही है, उसी के अकाउंट में है और वो फौरन से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी से हमें मांगने की ज़रूरत नहीं। ये पैसा जितना ज़्यादा होगा कंपनी की मार्केट रेपुटेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कि बहुत ज़्यादा चीपर है, क्योंकि ना इस पर कोई इंटरेस्ट है और ना इस पर कोई मज़ीद डिविडेंड है। ये बाकियों से ज़्यादा क्या है, सस्ता, किफ़ायत चार। जो पैसा उसके पास हाथ में है, 2 कप चाय करना यार, एक इन बहन के एक इन भाई के लिए, वो उसमें है पड़े हुए पैसा। अच्छा, बिजनेस डोंट नीड टू मीट एनी क्रेडिट रेटिंग, किसी भी तरह की कोई क्रेडिट रेटिंग करवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं। कंट्रोल और ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं होती है, और आपकी वैल्यू कंपनी की मार्केट रेप्यूट एप्रिसिएशन उसके नेटवर्थ में होती रहती है। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे लेस कन्फ्लिक्टिंग पैसा हमें कहाँ से मिलता है, रिटेन्ड अर्निंग से। ये आपका अपना ज़ाती पैसा है, आप उसको किसी भी काम में लगा सकते हैं। ये मांगा हुआ पैसा नहीं, ये कमाया हुआ पैसा। ये लिख लें, ये पैसा कमाया हुआ है, मांगा हुआ नहीं है। ये कमाया हुआ पैसा, ये वो पैसा है जो आपने अर्न किया है, रिटेन कर लिया है, सब कुछ दे दिला के, डिविडेंड्स भी दे दिए, इंटरेस्ट, उस साल का इंटरेस्ट भी दे दिया, उस साल में अगर कोई लोन दिया हुआ था उस लोन का इंटरेस्ट भी पे कर दिया, सब कुछ दे दिला के जो पैसा आपके पास बचा है वो क्या है, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या हुआ, बड़ा हंस रहे हो? कह रहा है ये अपना पैसा किसी के बाप का नहीं। हाँ लिख लें, ये अपना पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं। मुझे तो आपकी कॉन्सेप्ट सही है। अब ये पेपर थ्योरी का तो है नहीं कि आप ये लिखे भी आएंगे ये पैसा मेरा किसी के बाप का नहीं है। हाँ अगर एमसीक्यू आ जाए और आप परेशान हो, ये लाइन आपके जहन में आ जाए तो उससे अच्छी बात ही और क्या। हाँ अच्छा जी, issuing shares for cash. Companies can get money by selling shares. The big difference is whether the company is private or public. क्या वो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। अब आगे दोनों की बातें करेगा, पब्लिक की भी बात करेगा और प्राइवेट की बात भी कर रहा है। पहले जरा पब्लिक की कहानी सुना। Public companies sell shares on stock exchange, and the value of ownership is measured by the share price. ये दो वर्ड अंडरलाइन करें, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर प्राइस। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर प्राइस। लिखें, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मार्केट वेयर शेयर्स ऑफ कंपनी आर ट्रेडेड। एक ऐसी मार्केट जहां पे कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, इसका क्या नाम है, स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX। एक्स आता, एक्सचेंज है ना, वो एक्स वाला पकड़ते हैं वहां से, PSX। पब्लिक कंपनियां, ये पब्लिक कंपनियां क्या होती है बाय द वे, मैंने पूरा मैप बनाया था।
जो अपने शेयर्स बेच सकती हैं हर वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो क्या होती है? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कैन सेल शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और इन शेयर्स की वैल्यू किस तरह आप मेजर करते हैं? थ्रू शेयर प्राइस। ये शेयर प्राइस अगर बढ़ेगी, लेट्स से पिछले साल उस कंपनी के शेयर्स थे 25 रुपये के, इस साल 30 रुपये का एक शेयर बिक रहा है, तो क्या मैं कह दूं कि कंपनी ने इस साल ज़्यादा पैसा अर्न किया होगा? क्या मैं कह दूं कि इस साल उन शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है? क्या मैं कह दूं कि उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है? क्या मैं कह दूं कि अब उन शेयर्स को बाय करने से इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा? क्यों? 25 रुपये से क्या हो गया? 30 रुपये का शेयर हो गया। 25 से 30 रुपये का शेयर हो गया। डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्टर्स। वो कुछ भी दे सकते हैं, कभी कोई रेट फिक्स होता है, कभी कोई नहीं भी होता। हाँ, प्राइवेट कंपनीज कैन सेल देयर शेयर्स ऑन अ स्टॉक मार्केट। अभी तो मैं प्राइवेट में पहुंचा ही नहीं हूँ, तो वो ऐसी मैं पब्लिक में खड़ा हूँ। ये बहुत ज़्यादा सोए में, क्योंकि मैंने बोर्ड में बताया था कि प्राइवेट क्यों नहीं कर सकती, जब मैंने पूरा मैप दिया था आपको। खैर, पब्लिक कंपनी सेल शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ ओनरशिप इज मेजर्ड बाय द शेयर प्राइस, एनीवन कैन बाय और सेल द शेयर्स, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी, बस शर्त क्या है कि आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। है जो जगह शेयर्स खरीदो है, अंडे छोड़ो चूजे लो, नहीं अंडे बेचो चूजे लो। डिस्कशन करना पार्टनर्स। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? इसकी 3 कंडीशंस थी। एक, स्टॉक मार्केट में शेयर्स नहीं बेच सकती, 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रख सकती, और लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ और आके मेरे शेयर्स खरीदो। प्राइवेट कंपनीज कांट सेल देयर शेयर्स ऑन स्टॉक मार्केट। ये ऑफर किसके लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए होती है, प्राइवेट के लिए ऑफर नहीं होती। दे कैन ओनली ऑफर देयर शेयर्स टू स्पेसिफिक पीपल प्राइवेटली। अगर उन्होंने शेयर्स बेचने हैं तो प्राइवेटली बेचेंगे। उन प्राइवेट कंपनीज को फिर इन इन्वेस्टर्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उनके लिए टफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें इन्वेस्ट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। Owners of private company may not have enough money to buy more shares themselves, so they became limited source of new capital. पब्लिक कंपनी के पास मजीद कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। Public companies have it a bit easier. They can offer shares to general public and also have their shares traded on stock market. अब शेयर्स इशू कैसे होते हैं? 3 बातें लिखी हुई हैं, और आप गौर करें तो इनका फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज किया होगा। क्या ये रैंडमली चेंज किया होगा? नहीं। इसके आगे लिख लें, उर्दू में लिखिएगा, किताब ने सबसे ज़्यादा ज़्यादती इन 3 लाइनों में की है आपके साथ। हाँ लिखें, किताब ने सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती की है ना, वो इन 3 लाइनों में की है आपसे। मतलब किताब ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। एडवांस्ड कॉर्पोरेट लॉस के कॉन्सेप्ट उठा के 3 लाइनों में इतनी खूबसूरती से बयान कर दिए कि बच्चा हमेशा टक्करें खाता रहेगा। कैसे मुझे मौका मिलेगा ना, मैंने किताब रिवाइज कर देनी आई कैप की कसम से। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज ऐसी बात को दी जाती है जो कि बहुत एडवांस्ड है, इस लेवल पे इतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ तो अभी तो कह रहा हूँ, तभी मैं आपसे कहता हूँ रीडिंग कर लें। रीडिंग जितनी अच्छी करेंगे, अगर तो समझ आ गई है ना बात, तो रीडिंग आपको बचा सकती है। इस चैप्टर को मैं क्यों नोट्स पर लाया हूँ, क्योंकि उसकी अल्फाज भी मुश्किल लिखे हुए हैं। हाँ, ये पढ़ने के बाद जब आप जाएंगे ना बुक पे, तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। आए ज़रा, सबसे पहले कंपनी क्या करती है? सबसे पहले कंपनी, सुनो 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 सुनो, ओ भाई सुनो, कंपनी जब अपने शेयर उर्दू में लिखी है, इन 3 लाइनों को उर्दू में लेके चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ, अगर वो उस वक्त मैं अवेलेबल कर पाऊँ तो। मगर पहले उर्दू में लिखिएगा, उर्दू में लिखिएगा।
जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करती है, उसके पीछे जो प्रोसेस होता है, जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, उसके पीछे जो प्रोसेस है वो कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो क्या कहलाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट को अपने शेयर्स इशू करती है, उसके पीछे जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहले ये लिख लें इतना। आजा आजा कासिम, मैंने एक वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हमने प्ले करनी है कोई 10 मिनट के बाद। हाँ दे दो, चाय दे दो, क्लास चल रही है अभी भी, गिरा ना देना बस। क्या क्या चीज़? एक इन बहन की है, ये बहन, और एक उन भाई की है, वो भी बहन है आपकी जी। अगला पॉइंट, बच के रहना फिर। अगला पॉइंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, आम जनता के लिए की जाती है। ये सब के लिए की जाती है, कॉमन होती है। लिख लें, उर्दू में लिख लें भाई। इनिशियल पब्लिक ऑफर आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए की जाती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए की जाती है। लिख लिया? लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। जब एक पब्लिक कंपनी ने कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स के लिए अपने शेयर्स इशू करने हैं, मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। जब एक पब्लिक कंपनी ने कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स के लिए अपने शेयर्स इशू करने हैं, जब एक पब्लिक कंपनी ने कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स के लिए अपने शेयर्स इशू करने हैं, वो कहलाती है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहलाती है? प्राइवेट प्लेसमेंट। वो क्या कहलाती है? प्राइवेट प्लेसमेंट। लिख लिया? यहां भी लिख रहे हैं? हाँ जी, लिख चुके हैं? आगे लिखें, आगे लिखें। अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स बेचना चाहे डिस्काउंट पे, अगर एक पब्लिक कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना चाहे मगर डिस्काउंट पे, यानी कि आम जनता के लिए 20 रुपये का शेयर हो, तो जो पहले से कंपनी में मौजूद है उसको कोई ना कोई डिस्काउंट तो मिलनी चाहिए। उसको कंपनी कहती है कि हम तुम्हें 15 रुपये का शेयर बेचेंगे।
ये कहलाता है राइट इशू। ये क्या कहलाता है? राइट इशू। लिख लें, ये क्या है? ये कौन सा है इशू? राइट इशू। ये क्या है? ये क्या है? राइट इशू। लिख ली बातें। अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लें, ये बुक में नहीं है, लिख लें। बुक में है मगर उस तरह से नहीं है। हो गया? लिख लें। अभी हमने उन्हें पढ़ा था कि जब कंपनी डिविडेंड देती है, पहले सुन लें, हमने भी ये पढ़ा था कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड कैश में भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकता है या स्टॉक भी हो सकता है। तो अब अगर एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और बतौर डिविडेंड दिए हैं, तो क्या रिसीवर जो रिसीव कर रहा है नए शेयर्स, उसने कोई पैसा पे किया? नहीं, उसने कोई पैसा पे, उसको तो मुफ्त के मिल गए। उसको मज़ीद शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या मिल गए हैं? मुफ्त के, फ्री के आ गए हैं। ये कहलाते हैं बोनस इशू। ये क्या कहलाएगा? अब लिखें, अगर एक कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू करे डिविडेंड की फॉर्म में, अगर एक कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को मुफ्त के शेयर्स इशू करे या फ्री में शेयर्स इशू करे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो वो क्या कहलाएगा? बोनस इशू। वो क्या कहलाएगा? बोनस इशू। आपकी क्लास नेक्स्ट कितने बजे होती है? कौन आता है? सर? ठीक है, याद है? हो गया? अच्छा, क्या नहीं पे करता? एक्स्ट्रा पैसा जेब से कोई पैसा जा रहा है? सर ये जो बोनस होता है ना, ये टाइम पीरियड जो होता है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस। नहीं, ये और है, ये वो वाला बोनस नहीं है। ये बोनस वो वाला पैसों वाला बोनस नहीं है। बोनस तो नहीं होगा, इन शेयर्स का नाम रखा हुआ है बोनस शेयर्स, ऐड होंगे प्राइवेट कंपनी शेयर क्यों नहीं बेचती? क्योंकि वो पब्लिक कंपनियां नहीं हैं। सर एक ड्रामा आया था मेरे पास तो। कौन सा ड्रामा? कौन सा आया था? शहवार केमिकल के वो फिर एक ड्रामा आया था मेरे पास तो, उसके अंदर वो शेयर्स खरीदता है शहवार केमिकल के। हमने ये कब कहा कि वो शेयर्स बेच नहीं सकते हैं? हमने कहा पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बेच सकती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच सकती हैं, प्राइवेटली बेच सकती हैं, खुलम खुला आवाज़ लगा के नहीं बेच सकती। भाई सुन लें, ओ भाई सुन लें, खुलम खुला आवाज़ लगा के नहीं बेचती, मगर अंदर खाते प्राइवेटली नहीं, चोरी छुपे नहीं। मैंने अगर लेट्स सपोज मेरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, अब मैं जनरल पब्लिक को आवाज़ लगा के अखबार में इश्तिहार दे के अपने शेयर्स नहीं बेच सकता। हाँ, आपके पास पैसे हैं, मुझे पता है, आपको मैं अप्रोच करूँगा कि भाई शेयर्स ख़रीदने, आप कहेंगे हाँ जी सर ख़रीदने हैं, तो मैं आपको शेयर्स बेच सकता हूँ। मगर आवाम को आवाज़ लगा के फिर आपको बुला के मैं आपको शेयर्स नहीं बेच सकता। यार ये लगाना, मैं आवाम को आवाज़ लगा के फिर आपको बुला के वो शेयर्स नहीं बेच सकता। हाँ, आपसे ज़ाती मुलाकात करके प्राइवेटली मैं आपको वो शेयर्स बेच सकता हूँ। तो जो तुम बोनस की बात कर रहे हो ना, ये वो वाला बोनस नहीं है जो उसकी परफॉर्मेंस पे उसको मिला है। भाई वो इन्वेस्टर है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? वो कोई एम्प्लॉय थोड़ी है। सर ये डिविडेंड भी तो है ना, ये उसने खुद से पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे थे ये उसकी अर्निंग है और उसके ये अपने उसको पैसा नहीं मिला, उसकी जगह पे उसको डिविडेंड मिल गया, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसको अगले साल डबल होके मिलेगा उसको। ये बेसिकली कंपनियां कब करती हैं? जब कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं होते। हाँ, ये उस वक्त लिए भी लिख लें पॉइंट चलें। बोनस इशू कब होता है? बोनस इशू और राइट इशू दोनों उस वक्त होते हैं जब कंपनियों के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे ना हो।
जब कंपनियां अपना कैश नहीं देना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं, वो शेयर्स को इशू करके उनका मुंह बंद करा देती हैं। बस सिर्फ ये इनका सिर्फ नाम है ना, मतलब कि बोनस शेयर, इनका नाम है बस, ताकि हम क्लासिफाई कर सकें कि ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, बोनस कितने हैं, राइट कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं। हाँ जी, हाँ हाँ यार एक सेकंड, ये एक वीडियो है, मुझे पता है कौन सी है, सिख वाली है ना, हाँ वो गोलगप्पे वाली। भाईजान सुन लें, हेलो सुन लें, ये एक वीडियो है, इसमें शेयर कैपिटल, शेयर इशुएंस, पब्लिक ऑफरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तकरीबन 8 मिनट में, और एक फ़नी वीडियो है जिसका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा मज़े का है, तो आपने ज़रा गौर से देखनी है। चलाएं। हाँ जी प्रेम प्रकाश। सर उसने कहा कि मैंने शेयर प्रीमियम पे खरीदा, इसका क्या मतलब है? मैंने शेयर प्रीमियम पे खरीदे हैं, जब वो कंपनी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, मगर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही हो, सप्लाई ना हो, तो आप महंगे दामों खरीदते हैं, ये प्रीमियम है। 10 रुपये का शेयर 26 पे गया, 45 पे गया, वो जो ऊपर का गेन हुआ ना 10 से 26, 16 का गेन, 10 से 45, 35 का गेन, वो प्रीमियम है। और कोई सवाल? पता चला फिर शेयर्स कैसे इशू होते हैं? हाँ मगर वीडियो में। हाँ जी आगे चले। ब्रोकर, ब्रोकर के अलावा एक बंदा था जो ये कहेगा इसकी मान लो, वो बेसिकली बताऊं कौन होते हैं? स्टॉक मार्केट के बाहर ना कुछ ब्रोकर्स बैठे होते हैं जो कि लोगों को, उसको हम कहते हैं टाउट, वो बस बैठे होते हैं कि लोग आएंगे उनके साथ मशवरा करेंगे, वो कुछ 500-100 रुपया उनसे लेके उनको किसी को फॉर्म दे दिया, किसी को गाइड कर दिया, किसी को रास्ता दिखा दिया, ये वो बंदा था। अब आपने एक काम और करना है, मगर अभी नहीं, इस संडे पे। अगर मैं आपसे कहूँ बिंज वॉचिंग की, तो आप लोग कर लेंगे? बिंज वॉचिंग यानी कि एक ही दफ़ा बैठ के पूरा सीज़न देख लेना। नहीं पक्की बात है, ये तो आदत है ना। एक बड़ा अच्छा सीज़न आया था जिसके अंदर शेयर्स की बहुत खूबसूरती के साथ बताया हुआ कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं, ट्रेड कैसे होते हैं, बढ़ते कैसे हैं, गिरते कैसे हैं, फिर फ्रॉड कैसे होता है। उसकी एक मूवी भी है और उसका एक सीज़न भी है, मुझे नाम एकदम से निकल गया है ज़हन से। नहीं मूवी इतनी मज़े की नहीं है, सीज़न ज़्यादा मज़े का है, मगर इंटरेस्टिंग भी वही है। पता नहीं कहाँ गया, एक सेकंड। हम यहाँ पे नहीं चला सकता, यहाँ पे चला दें। हाँ संडे भी आ जाए, मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। हाँ आ जाएंगे। यार उसका नाम है, एक सेकंड, इधर एक मूवी लगी करेगी पढ़ने के लिए, देखो ये हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? ये 2 वीडियो जब तक हम लोग मूवीज देखते रहेंगे। बस एक दिन पहले फाइनल टर्म होगा ये ना। लिखिएगा स्कैम 1992, स्कैम 1992 देखा है? हर्षद मेहता देखा है? देखा है, दोबारा देखना। अब इस चैप्टर को सामने रखते हुए देखना, स्कैम 1992। आप लोग तो देखते भी 2x है ना ऊपर, स्कैम 1992 लिख देता हूँ, स्कैम 1992। टोरेंट जिंदाबाद है, मैंने नहीं पता, मैंने भी डाउनलोड किया था वो हमें सेंड वो वो ये बात है कोई 7-8 साल नहीं 7-8 महीने पुरानी। भाई अभी भी आई है, साल एक हुआ है। यूट्यूब पे नहीं है ये, आपको वॉच ऑनलाइन मूवीज या इस तरह की जो साइट्स हैं ना वहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। स्कैम 1992, हाँ यही देखा, पहुँच तो हम लोग जाते हैं। CR हो तो ऐसा हो,
पिका शो पे भी हो गया। अच्छा जी, और भाईजान ज़रा वापस आखिरी बात सुन लें, 5 मिनट है हमारे पास। सर प्रेफरेंस शेयर सुन लें, कुछ लाइनें पेज नंबर 10 पे आए ज़रा। प्रेफरेंस शेयर्स, जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर्स इशू करती है। वो शेयर्स कैन बी ऑर्डिनरी शेयर, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर। While both preference share and common shares give ownership, दोनों ही कंपनी को ओनरशिप देते हैं और दोनों ही राइट्स देते हैं, मगर ये राइट फ़र्क होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स डिफरेंट राइट्स के साथ आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स डिफरेंट राइट्स के साथ आते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उसके नाम में क्या है, प्रेफरेंस। उनका क्लेम ज़्यादा होता है उनका जो क्लेम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इनको फिक्स्ड, भाई लिख लें, इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। ऑर्डिनरी केस में डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स वो को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, ऑर्डिनरी वालों को फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता। एक को फिक्स मिलता और एक को फिक्स नहीं मिलता। ये क्या है, टेस्ट है? अच्छा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। यानी कि ये कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनते, ऑर्डिनरी वाले कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। अब टाइम शॉर्ट है, मैं एक काम और करूंगा आपसे, एक लेक्चर शेयर करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के ऊपर होगा, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में मज़ीद डिफरेंसेस, इशू कैसे होते हैं, अगर डायरेक्टर्स उसको टाइम पे ना करें तो डायरेक्टर्स के ऊपर क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज होती हैं, वो लेक्चर मैं निकालूंगा कैप 7 से। कहाँ से निकालूंगा? कैप 7 क्या है? कंपनी लॉ। कैप 7 क्या है? सी लॉ बोल रहे हैं या उसको कंपनी लॉ बोल रहे हैं। तो वो लेक्चर आपने कल की क्लास में आने से पहले पहले लाजमी देख कर आना। ये सीज़न कब देखना है? संडे पे। वो लेक्चर कब देखना है? आज। ठीक है, जुम्मातुल मुबारक पे ये सीज़न खोल के नहीं बैठना, ये उस वक्त देखना है जब हम ये चैप्टर मुका चुके होंगे। डन? अल्लाह दे वाला है।